Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable powered by VOK Tiki. हम लोग क्विकली हम डिस्कस करेंगे 3 पॉइंट्स पे आज थोड़ा सा सरसरी तायराना जायज़ा लेंगे राठौर साहब से। इंडिया ने ईयू के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट किया है और पीस बोर्ड में इंडिया ने शमूलियत नहीं की। ये दो इतने बड़े सवालात हैं जिसके बारे में एक मुल्क की सवरेनिटी का पता चलता है, ये पता चलता है कि मुल्क कितना इंडिपेंडेंट है और अपने फैसले करने में कितना वो आज़ाद है। एक तो ये हम बात करेंगे। दूसरा हम ये बात करेंगे कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जिसके बारे में राठौर साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, ये पीस बोर्ड है जिसने यूएनओ को बाईपास किया है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल जितने भी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स थे उसको बाईपास करके एक बंदे ने एक झटके में सारी जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेटिक नॉर्म्स है उसको अनडू कर दिया है। इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आर्टिकल पे काफ़ी लोगों की कमेंट्स आए हैं उसको हम थोड़ा सा जायज़ा लेंगे और आखिर में बात करेंगे कि पाकिस्तान में कंटिन्यू जारी रहने वाले जुल्म, तशद्दुद और कश्मीर जिसमें यासीन मलिक, शबीर शाह, आसिया अंदराबी और बहुत सारे कई लीडर अभी भी इनकारसरेटेड हैं और इमरान खान की तरह बहुत सारे लोग जो ज़मीर के कैदी हैं उनको कैद-ओ-बंद में डाला गया। तो इनको क्विकली हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले राठौर साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राठौर जी साहब। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। सबसे पहले ये फरमाइए कि इंडिया ने एक ट्रेड एग्रीमेंट किया है ईयू के साथ, आप इसको किस तरह देखते हैं? और थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा ये भी दे दें एनालिसिस कि इंडिया ने पीस बोर्ड में हिस्सा नहीं लिया लेकिन ईयू के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। प्लीज। अब देखें, वो कहते हैं ना कि आपका दुश्मन जो है वो हमारा दोस्त। तो ये वाली सूरत हाल है कि जब इंडिया और अमेरिका एक दूसरे के बहुत करीब थे तो ज़ाहिर है कि इंडिया की सारी तवक्कुआत अमेरिका के साथ थी और अमेरिका भी उसको बहुत प्रायोरिटी देता था। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद वो उनकी पॉलिसीज़ बदल गई। जब अमेरिकन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बदल गई तो इंडिया जो है ऑल ऑफ ए सडन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसके साथ ये होगा। हालांकि इंडिया और अमेरिका की जो लास्ट ईयर ट्रेड हुई थी 25 में वो तकरीबन 143 बिलियन का ट्रेड जो है वॉल्यूम था दोनों मुल्कों के दरमियान। जबकि यूरोप और इंडिया का जो ट्रेड वॉल्यूम था वो भी कोई 136 बिलियन का था, यानी कोई 10 बिलियन का फर्क था। लेकिन इंडिया ट्रेड पार्टनर है दोनों मार्केट्स का, यूरोप का भी और अमेरिका का भी। लेकिन इस ट्रेडिंग में इंडिया जो है उसको बेनिफिट हो रहा था अमेरिका से भी और यूरोप से भी। तो अब अमेरिका ने आके पॉलिसीज अपनी चेंज की, टैरिफ बढ़ाया। उन्होंने देखा कि अगर अमेरिका को नुकसान हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए, तो उसको इवन करने के लिए कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की जिस पे ज़ाहिर है इंडिया को बुरा लगा। इंडिया बैक का बर्नर पर चला गया। बिलखसूस पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई उसके दौरान जो है वो जो पाकिस्तान ने जो परफॉर्म किया और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ये जंग मैंने बंद कराई, जिस पे मोदी ने कहा कि नहीं जी ये मेरी इंसल्ट है। तो उसने तस्लीम नहीं किया कि ये जंग अमेरिका की वजह से बंद हुई, हालांकि अमेरिका की वजह से ही बंद हुई। तो मेरा ख्याल है कि ये मोदी का ब्लंडर था और जिसकी उसको प्राइस पे करना पड़ी। तो इसी तरह जो अमेरिका है उसने अपनी पॉलिसीज को चेंज कर दिया। देखिए, पहले जो पॉलिसीज थी अमेरिका की वो इंक्लूसिव थी और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज थी, दुनिया को साथ लेकर चलने की पॉलिसीज थी। अगरचे के सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बाद ऐसा हुआ कि अमेरिका ने बहुत सारे काम खुद किए, लेकिन उसने यूनाइटेड नेशन को इस्तेमाल किया, जिस तरह इराक पर हमला के लिए, अफगानिस्तान पर हमले के लिए। तो उसका जो फोरम है उसको इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बाद जब बिल्कुल अमेरिका पावरफुल हो गया तो अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस को भी घास डालना बंद कर दी और यूनिलैटरली सारे डिसीजन शुरू कर दिए लेना, जिस तरह वेनेजुएला में किया, ईरान में अभी हमला किया। तो ये सारी चीज़ें देख के अमेरिका इस वक्त ये समझता है कि वो मिलिट्री माइट है और कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, और वो समझता है कि अपनी जो ताकत है उसको रेस्टोर करने के लिए उसको ये पॉलिसीज चेंज करना ज़रूरी है। तो इसीलिए उसने कनाडा को भी जो है वो आड़े हाथों लिया, यूरोपियन यूनियन को भी लिया, ग्रीनलैंड पे भी बात की। तो जिसकी वजह से दुनिया के अंदर जो है ना एक किस्म की सरासीमगी और एक किस्म का जो है ना एक भूचाल आ गया। तो नए अलायंसेस बनना शुरू हो गए।
कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाइना गए, वहाँ को ट्रेड डील साइन की, और इसी तरह इंडिया को जब इसमें शामिल नहीं किया गया तो इंडिया ने जाके यूरोप के साथ जो है वो ट्रेड डील एग्रीमेंट की। तो जाहिर है कि अब इंडिया को मेरा ख्याल है ज़्यादा फेवरेबल एक्सेस मिलेगी यूरोप में अमेरिका के बजाय। तो ये एक रीशिफ्टिंग हो रही है। लेकिन जो आयरनी ये है कि जो कुछ भी चेंजेस हो रही हैं, हर मुल्क अपने मफादात को पेश नज़र रख के कर रहा है, और उसमें ये नहीं सोचा जा रहा कि दुनिया का अमन जो है वो कैसे अचीव होगा, प्रॉस्पेरिटी कैसे अचीव होगी। तो ये एक सेल्फिशनेस जो है और एक नेशनलिज्म जो है वो उभर कर सामने आ गया है, जो फिर दुनिया को डिवीजन की तरफ ले जा रहा है। दुनिया इस वक्त डिवीजन की तरफ बढ़ रही है, और ऑब्वियसली यूएस का जो यूनिलैटरल डिसीजंस हैं उसकी वजह से बहुत सारे इसके जो लॉन्ग टर्म एलाइज थी, स्पेशली यूरोपियन यूनियन और कनाडा और दूसरे जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज थी, उनके साथ अब रिफ्ट जो है वो बढ़ती जा रही है, जिस उसकी वजह ये है कि यूनिलैटरल डिसीजंस और उनको डिसीजन मेकिंग में शामिल ना करना। तो इसकी वजह से आपने एक बड़ा मज़ेदार आर्टिकल भी लिखा है जिस पे लोगों ने कमेंट्स भी किए, और वो आर्टिकल है कि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो शिफ्ट हो रहा है, तो आप बेसिकली मेरा ख्याल है आप ये कहना चाह रहे हैं उसमें, अगर मैं अंडरस्टैंड सही किया है उसको, कि हमारा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो डेमोक्रेसी डिप्लोमेसी से हट के अथॉरिटेरियन की तरफ बढ़ रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। लेकिन इसमें मैंने एक जो पॉइंट आउट किया वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने पहले किया है, या मैंने कहीं बहुत सारी जगहों पे पढ़ता रहता हूँ, तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा। मैं समझता हूँ कि जब ये सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी तो उस वक्त सारी दुनिया को एहसास हुआ, क्योंकि सबके जख्म जो है वो ताज़ा थे जंग के, और मिलियंस ऑफ लोग मारे गए थे। तो सबको ये ख्याल हुआ कि अब ये बंद होना चाहिए सिलसिला, यूरोप के अंदर लड़ाइयाँ, हर जगह लड़ाइयाँ। तो फिर वो यूनाइटेड नेशंस जो है उसको बनाया गया, जो लीग ऑफ नेशंस है उसको ख़त्म किया गया, और उसका जो एजेंडा भी था वो बड़ा अच्छा एजेंडा था कि दुनिया के अंदर जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको डायलॉग के ज़रिए ख़त्म करके कहीं जंग को रोका जाए, जंगों को रोका जाए, और मिलकर सारी दुनिया के अंदर पावर एरेडिकेशन हो और अमन बहाल हो, ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ ये कि अब 1945 को तो यूनाइटेड नेशन बना, लेकिन 1948 को अमेरिका ने यूनिलैटरली एक डिसीजन किया, और वो डिसीजन था जो मार्शल प्लान बनाने का। तो मार्शल प्लान इन्होंने तरतीब दिया और यूरोप को 13 बिलियन दिए, और पहले तो ये कहा गया कि ये यूरोप को रीबिल्ड करना है, लेकिन एक्चुअली वो ये समझते थे कि शायद जो कम्युनिज्म है वो यूरोप में आ जाए और उसको रोका जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो लड़ाई उनकी शुरू हो गई, अगर उस वक्त रशिया जो है उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ था जर्मनी से लड़ाई में, और रशिया भी इसमें शामिल था। रशिया सोवियत यूनियन था उस वक्त, वो इत्तेहादी भी था अमेरिका का और इंग्लैंड का। लेकिन मेरा ख्याल है कि उस वक्त अगर ये अमेरिका के और सोवियत यूनियन के लीडर्स बैठ के डिस्कशंस करके यूरोप की रीबिल्डिंग के लिए कोशिश करते, तो इनके दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये पैदा ना होता, कोल्ड वार ना शुरू होती। और कोल्ड वार शुरू होने की वजह से आप देखें कि यूएस भी डिसइंटेग्रेट हुआ, दुनिया जो है यूनिपोलर बन गई, फिर अमेरिका ने कई मुल्कों के ऊपर हमला किया और कई मुल्कों की वो ईंट से ईंट बजा के रख दी। तो ये सारी चीज़ें उसकी वजह से एक मिसट्रस्ट जो है उसकी वजह से पैदा हुई। तो बजाय इसके कि हम तारीख से सबक सीखते और अभी हम जो भी स्टेप लेते या जो भी नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है या इसको बेहतर करना है, तो हम कंसल्टेशन के साथ, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ते तो दुनिया के अंदर एक पायदार हम ला सकते थे। लेकिन इसके बजाय हमने तारीख से सबक नहीं सीखा, अमेरिका ने फिर यूनिलैटरली डिसीजन लेना शुरू कर दिए, क्योंकि अमेरिका अभी ताकतवर है, ताकत है अमेरिका के पास। कल अगर यही ताकत चाइना के पास आ गई और चाइना ने भी ये काम शुरू कर दिया, और जो लोग इंक्लाइंट है अमेरिका की तरफ वो चाइना की ताकत को देखकर उसकी तरफ इंक्लाइंट हो गए, तो फिर क्या होगा? तो मेरा ख्याल है कि ये लॉन्ग टर्म सोच होनी चाहिए, और ये सोच तभी पैदा हो सकती है कि जब आप सेल्फिशनेस से बाहर निकल के, नैरो नेशनलिज्म से बाहर निकल के, आप इंटरनेशनली बैन अल-अक़वामी सतह पर ह्यूमैनिटेरियन एंगल से सोचेंगे, इंसानियत के लिए सोचेंगे, सारे लोगों के लिए सोचेंगे, सारे लोगों की प्रॉस्पेरिटी के लिए सोचेंगे,
اور ہر ایک کو جو اس کا حصہ ہے وہ ملے. اور دوسری یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی مذہب ہے, کسی جگہ کوئی نظام ہے, تو وہ اس کا انٹرنل مسئلہ ہے, اس کو آپ ڈسٹرب نہ کریں. ہر ایک جو ہے نا آئین اور قانون کے دائرے میں رہے تو تبھی دنیا جو ہے وہ بہتر ترقی کی طرف جا سکتی ہے, ورنہ تو پھر دنیا کسی ان سین یا انکنسیویبل انفورسیبل کرائسس کا شکار ہو سکتی ہے, اور شاید پھر ایسے کرائسس سے دوبارہ ایمرج ہونا بہت مشکل ہو. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ جو لیٹسٹ نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے, جو اے آئی ہے, اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ڈیزاسٹر ہوا تو وہ انریکوریبل ہوگا, یہ ریپیئریبل نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے اس کا ادراک ہونا چاہیے جو بین الاقوامی لیڈرز ہیں ان کو, اور جو تھنکرز ہیں, جو رائٹرز ہیں, جو پروفیسرز ہیں, جو فلاسفرز ہیں, جو میڈیا کے لوگ ہیں, تو ان کو بات کرنی چاہیے کہ بھائی یہ طریقہ نہیں ہے. اس طرح تو جس طرح کینیڈین پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم ٹرانزیشن کی طرف نہیں جا رہے, ہم رپچر کی طرف جا رہے ہیں, تو ہمیں رپچر کو روکنا ہے اور ٹرانزیشن کی طرف جانا ہے. میں یہ اور سمجھ اسی رپچر کا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امپیکٹ پاکستان اور ساؤتھ ایشیا میں بھی پڑ رہا ہے. وہاں پہ بھی ڈیموکریسی کو پاؤں تلے روند کے آپ دیکھیں تو اتھارٹیرین نظام چل رہا ہے, جس میں پچھلے 2 مہینے سے عمران خان سے نہیں ملنے دیا جا رہا تھا. اب وہ جو ہیومن رائٹس کی آپ نے بات کی, ہیومن رائٹس کو جو فری میں کیسز لڑنے والی ایک آئیکانک فگر تھی ایمان مزاری, اس کو اریسٹ کر لیا گیا اور 10 سال کی سزا دے دی گئی ہے اس کو اور اس کے ہسبینڈ کو. یہ ہمارا آج کا آخری کامنٹ ہوگا, اس پہ اپنے کامنٹس دیجیے پلیز. جی, یہ تو انتہائی افسوسناک اور ہائیلی ڈپلوریبل خبر ہے کہ اب دیکھیں ایک خاتون جو جرنلسٹ نہیں سوری وہ ایک وکیل ہے, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے, وہ آئین اور قانون کی بات کرتی ہے, تو اس کو ایک ٹویٹ کرنے کے اوپر آپ نے 10 بلکہ 17 سال کی سزا دے دی. پھر وہ پریگننٹ بھی ہے اور اس کو جس طرح سے گھسیٹا گیا. اس ایکٹ نے میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جو جمہوری نظام ہے, پاکستان کا جو سسٹم ہے ہائیبرڈ سسٹم, اس کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے ساری دنیا کے سامنے کہ آپ ایک خاتون کے ٹویٹ سے اتنا ڈرتے ہیں, اتنے کمزور ہیں. حالانکہ آئین کے مطابق لوگوں کو بولنے کی آزادی ہے, لیکن آپ نے ایک ایسا ایکٹ پیکا ایکٹ کے نام سے انٹروڈیوس کیا ہے کہ لوگوں کی زبان بندی کر دی ہے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ یہ کیسا دستور زبان بندی ہے محفل میں تیری, جہاں بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری. تو یہاں تو زبان جو ہے وہ بات ہی نہیں کر سکتی, تو لوگوں کی زبانیں بند کر دی گئی ہیں, لوگوں کو گھروں میں محصور کر دیا گیا ہے, وہ جلسے نہیں کر سکتے, جلوس نہیں نکال سکتے. تو ظاہر ہے پھر کیا ہوگا, پھر ایک لاوا پکتا رہے گا, اور پھر یہ لاوا جب پگھلے گا, یہ لاوا جب پھٹے گا, تو اس کی جو سارا سسٹم جو ہے پھر اس کی لپیٹ میں آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ معاملات کو اس نہج پر نہیں لے جانا چاہیے کہ حالات کنٹرول سے باہر ہو جائے. ڈائلاگ کو, نیگوسیشن کو اور راستہ دینا چاہیے, ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے, اور ملک کی یکجہتی جو ہے وہ تبھی برقرار رہ سکتی ہے کہ آپ سارے جو ملک کے شہری ہیں ان کو آپ ایکول رائٹس دیں, ان کی حیثیت کو مانیں, ان کی آواز کو سنیں. لیکن اگر آپ ان کی آواز کو دبا لیں گے, ان کے ووٹ کو چرا لیں گے, ان کے فیصلے بدل لیں گے, اپنے فیصلے مسلط کریں گے, تو کب تک. تھینک یو راٹھور صاحب, آج کا شو یہیں پہ ختم کرتے ہیں, انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ تھینک یو اللہ. جی.